हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 1 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है? आपसे पूछा गया है भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देहरादून में। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है और देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। और इसमें जो आईएमए शब्द यूज हुआ है, तो भारतीय सैन्य अकादमी को इंग्लिश में इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है कार्टोसैट 1, दूसरा ऑप्शन है भास्कर 1 और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है इनसेट IC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्टोसैट 1। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट है कार्टोसैट 1। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस भारतीय संगीतकार को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है रविशंकर, दूसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन है भीमसेन जोशी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद रफ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ और मोहम्मद रफ़ी श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। इन्हें शहंशाह-ए-तरन्नुम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इनका उपनाम याद रखना है, शहंशाह-ए-तरन्नुम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा गया है पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है शाहपुरा, दूसरा ऑप्शन है होशंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है भोजपुर और चौथा ऑप्शन है अनूपपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, होशंगाबाद में। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है और नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम अर्थात 10वां संभाग है। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछा गया है पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपसे पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से बताना है कौन सा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है बांधवगढ़, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है घटी गांव और चौथा ऑप्शन है कान्हा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है पुरी और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ में। अशोक स्तंभ जिसके शीर्ष हिस्से अर्थात सिंह को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ में सिंह के शीर्षों की संख्या 4 है तथा इस पर अंकित सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है। आपसे पूछा गया है भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, तीसरा ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा और चौथा ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था तथा यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे, इसे भी आपको याद रखना है। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और 8वें उपराष्ट्रपति थे।
और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है PR श्रीजेश, दूसरा ऑप्शन है मरिया अम्मा कोसी, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा और चौथा ऑप्शन है प्रगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपको, यह 2017 का था तो इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों, आपको 2021 का पता होना चाहिए। तो 2021 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम है। आपको याद रखना है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? 4 ऑप्शन है और आपको बताना इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है एन संजीवा रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है बीबी गिरी और चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है। तो यह क्वेश्चन 2017 का था तो आपको इसे याद नहीं रखना है। वर्तमान 2021 का आपको याद रखना है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष वर्तमान 2021 में है हरिवंश नारायण सिंह। नाम याद कर लीजिए, हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति हैं। और यहाँ से उपाध्यक्ष पूछा गया है तो आपको याद रखना है हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है कानून मंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। यह भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपसे पूछा गया है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1958 में, तीसरा ऑप्शन है 2008 में और चौथा ऑप्शन है 1998 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1958 में। शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय पार्क को 1958 में स्थापित किया गया था और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना इनमें से कौन सी सड़क सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। पहला ऑप्शन है जवाहर सुरंग, दूसरा ऑप्शन है चेनानी नासरी सुरंग, तीसरा ऑप्शन है भटन सुरंग और चौथा ऑप्शन है नाटूबाड़ी सुरंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे भी आपको याद रखना है, इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर तथा यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर स्थित है। इसे पत्नी टाप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान 2021 में इसका नाम बदलकर नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी और यह NH-44 पर स्थित है। इसे पत्नी टाप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान 2021 में इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भुगतान बैंक के जो भारत में परिचालन आरंभ करेगा? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालन आरंभ करेगा। पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है उज्जीवन फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत में प्रथम भुगतान परिचालन को शुरू किया है और आप सभी जानते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से आप किसी भी शॉप से अकाउंट खुलाकर पैसों का ट्रांसफर व भुगतान कर सकते हैं। तो यह सुविधा देने वाला पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में आईसीसी क्रिकेटर कौन थे? आपसे पूछा गया है वर्ष 2016 में आईसीसी क्रिकेटर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1
आर अश्विन। तो आपको 2016 का याद नहीं करना है, आपको 2020 का याद होना चाहिए। तो आपको 2020 का याद करना है। 2020 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है। आपको याद होना चाहिए 2020 में आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है और रोहित शर्मा एक भारतीय खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 28 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 28 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष अर्थात 2020 में इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। तो आप 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम भी याद रखें, वुमेन इन साइंस। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपसे पूछा गया है प्रथम कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है मृणाल पांडे, तीसरा ऑप्शन है रवीश कुमार, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राय और चौथा ऑप्शन है प्रभास जोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रवीश कुमार। प्रथम कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार रवीश कुमार को प्रदान किया गया था और रवीश कुमार एनडीटीवी के संस्थापक है। आपने देखा होगा रवीश कुमार जी को, एनडीटीवी जो कि न्यूज़ चैनल है, ये उसके संपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा गया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है बीबी गिरी और चौथा ऑप्शन है बी.डी. जट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? आपसे पूछा गया है 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन है गिरीश कर्नाड को, दूसरा ऑप्शन है विष्णु डे और तीसरा ऑप्शन है शंख घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शंख घोष को। शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था और यह इन्हें, तो आप इसे याद कर लें, और यह अवार्ड जो था यह इस अवार्ड का 52वां संस्करण था। तो शंख घोष जी को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में प्रदान किया गया था और 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को दिया गया था 2017 में और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष जी को दिया गया था और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। तो आप ये सारे याद कर लें। 2016 में 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार शंख घोष को दिया गया था और 53वां 2017 में कृष्णा सोबती जी को दिया गया था, 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था और 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, 2019, 2020, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेप्टिक व्रण खालिस्तान के कारण होते हैं। आपसे पूछा गया है जो पेप्टिक व्रण होते हैं वह किसके कारण होते हैं। पहला ऑप्शन है टिटनेस, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोअन, तीसरा ऑप्शन है विषाणु और चौथा ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक व्रण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न, लिग्नाइट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियां हैं। आपसे पूछा गया है लिग्नाइट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियां हैं। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तीसरा ऑप्शन है जैव गैस और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ईंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोयला। लिग्नाइट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट ये तीनों ही कोयला के प्रकार हैं और एंथ्रासाइट
सभी कोयलों में सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है? तो आपको इसे याद रखना है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हजामत अर्थात शेविंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? आपसे पूछा गया हजामत अथवा शेविंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है परवलयिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण। हजामत शेविंग में उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण होता है वह होता है अवतल दर्पण, और डेंटिस्टों के द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में निम्न होना चाहिए। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है विद्युत तार का जो फ्यूज तार होता है उसे बनाने के लिए जो सामग्री होना चाहिए वह कैसी होना चाहिए। पहला ऑप्शन है निम्न गलनांक वाली, दूसरा ऑप्शन है निम्न चालकता वाली, तीसरा ऑप्शन है उच्च गलनांक और चौथा ऑप्शन उच्च प्रतिरोध वाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निम्न गलनांक वाली। विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री निम्न गलनांक वाली होना चाहिए। विद्युत फ्यूज का तार टीन तथा शीशे के मिश्रण का बना होता है। इस तार का प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंकुर की रोपाई किस फसल के लिए की जाती है? आपको पूछा गया इनमें से कौन सी फसल अंकुर की रोपाई विधि के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चावल। इसका राइट आंसर है चावल। चावल फसल की बुआई रोपाई विधि के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, बीजदार पौधे किस श्रेणी में रखे जाते हैं? आपसे पूछा गया है बीजदार पौधे किस श्रेणी में रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है शैवाल और चौथा ऑप्शन है पुष्पोद्भिधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पुष्पोद्भिधि। बीजदार पौधे पुष्पोद्भिधि श्रेणी में रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है क्या कहलाती है? आपसे पूछा गया है वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है श्वसन और चौथा ऑप्शन है उपापचय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपापचय। वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है उपापचय कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से क्या 2 अस्थियों को एक साथ जोड़ता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो 2 अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। पहला ऑप्शन है बसी उत्तक, दूसरा ऑप्शन है अस्थिरज्जु, तीसरा ऑप्शन है एरियोलर उत्तक और चौथा ऑप्शन है कंडरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अस्थिरज्जु अर्थात लिंगामेंट। लिंगामेंट 2 अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन पशु कोशिका में उपस्थित नहीं है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कोशिका का जो संयोजन है वह पशु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है गाल्जिका और राजधानी, दूसरा ऑप्शन है कोशिका और लवक, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक, चौथा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोशिका और लवक। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह आंसर अलग होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है क्यों? आपसे पूछा गया है जो मिट्टी का तेल होता है वह कोयले से अधिक तेजी से जलता है क्यों? पहला ऑप्शन है इसका कैलोरी जनन मान कम होता है, दूसरा ऑप्शन है उसमें कोयले की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होती है, तीसरा ऑप्शन है इसका प्रज्वलन ताप कम होता है, चौथा ऑप्शन है यहाँ तरल हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका प्रज्वलन ताप कम होता है। मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप कम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस पदार्थ को पहचानिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। आपसे पूछा गया है उस पदार्थ को पहचानिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मृत पशु, दूसरा ऑप्शन है सब्जियों के छिलके, तीसरा ऑप्शन है खाली कांच की बोतलें और चौथा ऑप्शन है क्षयमान पौधे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खाली कांच की बोतलें। खाली कांच की बोतलों अर्थात कांच का अपघटन नहीं होता है, यह मृदा में लाखों करोड़ों वर्षों तक वैसा ही बना रहता है और इसे प्रदूषित करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे किस पर काबू पा सकें। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है
कि हवाई जहाज का जो आकार होता है वह धारा रहित होता है और वह किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन है वायु के घर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है सर्पी घर्षण, तीसरा ऑप्शन है स्थितिक घर्षण और चौथा ऑप्शन है बेलन घर्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वायु का घर्षण बल। हवाई जहाज का आकार धारा रहित होता है ताकि वह वायु का घर्षण बल पर काबू पा सके। वायुयान की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि उस पर वायु का बल भी बहुत अधिक लगता है, तो उस वायु के घर्षण बल पर काबू पाने के लिए जो हवाई जहाज होता है उसका आकार धारा रहित होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष में किया गया था। आपसे पूछा गया है वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष में किया गया था। पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 1856 और चौथा ऑप्शन है 1962। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1953। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की कुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव 1953 में किया गया था और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। आपसे पूछा गया है पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है गैर जैव निम्नी, दूसरा ऑप्शन है विघटित होकर खराब गंध पैदा करते हैं, तीसरा ऑप्शन है हानिकारक नहीं है, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण में बहुत सरलता से निम्नीकृत हो जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही कथन का चयन करना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गैर जैव निम्नी। इसका राइट आंसर है गैर जैव निम्ननीय है। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक गैर जैव निम्ननीय है, अर्थात प्लास्टिक अथवा पॉलीथीनों का सूक्ष्मजीवों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता तथा यह प्रकृति में रहकर प्रदूषण का कारण बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।